चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे थे। बिटवाइज ऑपरेटर जिसमें हमने बताया था कि जो बाइनरी डेटा पे काम करेगा, इसका मतलब जब भी आप कोई नंबर देंगे सबसे पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद देन उसे एक एक करके एक एक बिट पे अलग से ऑपरेशन करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर में हमने 3 ऑपरेटर देखा। पहले हम लोग देखे थे बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, सिंगल एम्परसेंट इसका साइन होता है। ओके, लॉजिकल और बिटवाइज और में हम लोग डिफरेंस देखा। बिटवाइज आर का सिंबल होता है सिंगल पाइपलाइन। कैसे दोनों काम करते हैं कि अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो बिटवाइज और बिटवाइज एंड कैसे काम करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब ने देखा हमने। ओके, और जब वैल्यू देते हैं तो दोनों के ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं जो बाकी रिमेनिंग हमारे ऑपरेटर बचे हुए हैं, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट जिसका सिंबल होता है डबल लेस देन का साइन। ओके, राइट शिफ्ट डबल ग्रेटर देन का साइन। ओके, इसके अलावा एक्सॉर ऑपरेटर हम लोग देखेंगे जिसका सिंबल होता है कैरेट। ओके, और वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर देखेंगे जिसका सिंबल होता है टिडल। ओके, वंस कंप्लीमेंट सेम एज नॉट ऑपरेटर की तरह ही होता है कि 1 को 0 करेगा, 0 की 1 करेगा। वो अलग की बात है कि जब वंस कंप्लीमेंट हम निकालते हैं और जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एज ए टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लेफ्ट शिफ्ट की। थर्ड ऑपरेटर दैट इज योर लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट जिसका सिंबल होता है डबल लेस देन का साइन। ये क्या कहता है कि आप कोई डेटा देते हैं, अगर लेफ्ट शिफ्ट आप एन की जगह आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे देंगे। ओके, ये एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पोजीशन टू बी शिफ्टेड। ओके, मतलब आप कितने बिट का शिफ्टिंग करना चाहते हैं। शोज number of position for shifting। ओके, जैसे अगर मैंने कहा मेरा बाइनरी डेटा, सपोज बाइनरी में है ए की वैल्यू, ए है 1 1 0 1 0 0 1 1। ओके, 8 बिट का डेटा मेरे पास दिया गया है और मैंने कहा कि इस डेटा को आप 1 बिट शिफ्टिंग कर दीजिए। ओके, ये 1 बता रहा है कि अब जो शिफ्टिंग करना है वो 1 बिट की शिफ्टिंग करना है और वो भी लेफ्ट साइड। मीन्स हर डिजिट आपके लेफ्ट में शिफ्ट होगी। और कैसे लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब जो डिजिट यहाँ पे है वो शिफ्ट होके यहाँ जाएगा। ओके, जो ये डिजिट सेकेंड प्लेस पे है वो शिफ्ट होके थर्ड प्लेस पे जाएगा। ओके, जो थर्ड प्लेस पे है वो फोर्थ प्लेस पे जाएगा। ओके, और ऐसे ही ये सुआन चलता जाएगा। ओके, और जो लास्ट वाला डिजिट है जिसे हम एमएसबी भी कह सकते हैं, ये एमएसबी अगर आगे बिट है तब तो वो शिफ्ट होगा, अगर नहीं है लास्ट एमएसबी है ये, इसके बाद कोई बिट नहीं है तो ये आउटसाइड निकल जाएगा। और जो बिट आउटसाइड निकल जाता है उसे हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो शिफ्टिंग क्या कह रहा है कि आपको बताया जाएगा कि उस बाइनरी डेटा पे आपको कितनी शिफ्टिंग करनी है, कितने पोजीशन की शिफ्टिंग। अगर 1 दिया है तो 1 बिट शिफ्ट होगा। ओके, सपोज अगर यही यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 का मतलब क्या हुआ कि अब जो शिफ्टिंग करनी है वो 2 की शिफ्टिंग करनी है। मींस जो 1 पोजीशन पे है, ओके, फर्स्ट पोजीशन पे है, वो अब 1 बिट शिफ्ट होता तो सेकंड पोजीशन पे जाता, अब वो 2 बिट शिफ्ट मतलब थर्ड पोजीशन पे जाएगा। मींस 1 वाला थर्ड पे जाएगा, ओके, सेकंड वाला फोर्थ पे जाएगा, थर्ड वाला फिफ्थ पे जाएगा। ओके, मतलब 2 बिट की शिफ्टिंग होगी। मीन्स ये यहाँ शिफ्ट होगा, सेकेंड वाला फोर्थ पे जाएगा, थर्ड वाला फिफ्थ पे जाएगा, एंड ऐसे ही आपकी शिफ्टिंग होती रहेगी। ओके, तो ये है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 15। ओके, और इसने कहा कि ए में आप शिफ्टिंग करिए, 1 बिट की शिफ्टिंग करिए और इसको बी में स्टोर करिए और बी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। सपोज मैं 8 बिट का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 8 बिट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं 15 को किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने शॉर्टकट बताया था 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ओके, अब ये क्या है, मेरा प्लेस वैल्यू, बाइनरी के लिए प्लेस वैल्यू है।
अब मुझे 15 का लिखना है, तो अब देखिए किस किस प्लेस वैल्यू को जोड़ने पे आपका आंसर 15 मिलता है। ओके, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 मीन्स आपको ये चारों को जोड़ना पड़ा। अब आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो अगर 8 बिट का है तो आगे चार आगे आपने क्या प्लेस कर दिया, 0 प्लेस कर। तो ए बराबर कितना हो गया मेरा 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, अब शिफ्टिंग करनी है आपको कितने की, एक एक बिट की। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा। चलिए मैं प्लेस भी करता जा रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये जब शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये यहाँ गया तो दैट इज योर 0 0 0 और ये कहाँ निकल गया, आउटसाइड। ओके, तो इसे इग्नोर कर देंगे हम। लेकिन आपने देखा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन आपकी खाली हो गई, ये वैकेंट हो गया, तो जो वैकेंट स्पेस है उसे किससे भर दिया जाएगा, 0 से भर दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्टिंग। क्या कहता है कि आप जितना बिट कहा जाएगा उसके हिसाब से शिफ्ट करिए। सेम एग्जांपल मैं 2 बिट पे कर रहा हूं कि अगर 2 बिट की शिफ्टिंग करनी हो, सपोज एज इक्वल टू सेम मेरा यही डेटा है 1 1 1 1। ओके, अब मैंने क्या कहा कि आपको जो शिफ्टिंग करनी है 2 बिट की करनी है। इसका मतलब फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, थर्ड पे, ठीक है, सेकेंड वाला फोर्थ पे। तो चलिए शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ आया 1, ये यहाँ आया 1, ठीक है, इसे कहाँ ले गया मैं, इस पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका 1, इसे कहाँ ले गया, इस पोजीशन पे, दैट इज 1। ओके, अब ये 0 वाला इस पोजीशन पे गया, दैट इज 0, ये 0 यहाँ पे गया, दैट इज 0, ये कहाँ निकलेगा, आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, मतलब दोनों को इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे आपके पास 2 प्लेस वैकेंट आ गए, कि जब आपके 2 प्लेस वैकेंट आ गए तो दोनों को मैंने किससे फिल कर दिया, 0 0 से। ओके, तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्टिंग, चाहे 1 बिट का करें चाहे 2 बिट का करें। ओके, अब मेन चीज क्या है, जब आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होंगे तो होता क्या है, लेफ्ट शिफ्ट करने पे जो वैकेंट स्पेस आएगा वो राइट साइड में आएगा। ओके, जो वैकेंट होगी, एक स्पेस या 2 स्पेस या जो भी है, अगर आप 1 बिट का शिफ्टिंग कर रहे हैं तो 1 स्पेस वैकेंट होगा, अगर आप 2 बिट का शिफ्टिंग कर रहे हैं तो 2 स्पेस वैकेंट होगा। ओके, अगर 3 का करते तो 3 स्पेस आपका वैकेंट होगा। और वैकेंट क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में जो वैकेंट स्पेस होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, क्योंकि आप जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो 100% इधर का प्लेस इधर जाएगा, तो ये वाली जगह खाली होगी आपकी। तो वही चीज है, आप चाहें तो ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं या खुद से सोच सकते हैं कि हाँ कैसे किया जा सकता है, आपको शिफ्ट करने की इतनी दिक्कत नहीं होगी। कैसे, a बराबर 0 0 0 0 1 1 1 1, सपोज यही डेटा है आपका, मैंने क्या कहा, इसको 1 बिट शिफ्ट कर दीजिए। 1 बिट शिफ्ट करने का मतलब ये सारा चीज लेफ्ट में शिफ्ट हुआ होगा, तो जो यहां से आपने लिखना शुरू किया है अब वो 1 बिट, ठीक है, आगे से लिखना शुरू होगा, मतलब यही पूरा लिखते जाइए आप एज इट इज, लेकिन लिखना कहाँ शुरू करिएगा, इस प्लेस से, ये प्लेस छोड़ दीजिएगा। तो 1 एज इट इज इसको उतार दीजिए, 1 1 1 1, ओके, देन 0 देन 0 देन 0, मीन्स ये यहाँ गया, ये यहाँ, ओके, मतलब ये पूरा डेटा मैंने यहां से न लिख के, ठीक है, एक प्लेस छोड़ के यहां से लिखना शुरू किया। ओके, जब आप यहां से लिखना चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो 100% एक आपका स्पेस कम हो जाएगा जो लास्ट वाले को स्टोर कर सके, तो वही चीज आपकी बाहर निकल गई, और जो स्पेस वैकेंट हुआ है दैट इज योर 0। ओके, सेम वैसे ही अगर आप 2 बिट की शिफ्टिंग कर रहे हैं, एज इक्वल टू सपोज आपका 15 है और आपने कहा मैं 2 बिट की शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो या तो 2 बार आप जंप कराइए, और या ये है, अब देखिए 2 स्पेस आपका वैकेंट होगा राइट साइड में। अब जो ये डेटा है, ठीक है, आप यहां से यही डेटा लिखना शुरू कीजिए, लेकिन कहां शुरू करेंगे, यहां से। ओके, तो 1 1 1 1 0 0, ओके, ये दोनों नहीं लिख पाएंगे हम, तो ये इसका मतलब यही दोनों बाहर निकले हैं। ओके, और यहाँ पे क्या भर दिया, 0 भर दिया। तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्टिंग। ओके, चलिए जैसे लेफ्ट शिफ्टिंग होता है सेम वैसे ही आपका राइट शिफ्टिंग भी होता है। राइट शिफ्ट,
सपोज ए बराबर 15 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट ना करके इसे क्या करिएगा, राइट शिफ्ट 1। सिंबल जो होता है हमारा चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन डबल टाइम्स, ओके, दैट इज योर राइट शिफ्ट। अब सेम वही चीज है, अब आपको लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करना, आपको कहां शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है। जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या हो रहा था, राइट में स्पेस वैकेंट हो रहा था। जब आप राइट शिफ्टिंग करेंगे तो राइट शिफ्टिंग करने पर जो स्पेस वैकेंट होगा वो लेफ्ट में होगा। ओके, तो ये चीज है। अगर मैंने कहा a = 15 है, तो आप अगर 8 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, राइट शिफ्ट का मतलब ये यहां जाएगा, 1 प्लेस की बात कर रहा हूं, लास्ट वाला, ठीक है, इसके पहले, ठीक है, सेकेंड लास्ट उसके पहले, थर्ड लास्ट उसके पहले। ओके, एक एक करके यही शिफ्ट होगा आपका। और जो LSB है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, उसे इग्नोर कर देंगे। ओके, मतलब अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो जो डेटा आपका बाहर निकलता है, ओके, जिसे हम इग्नोर करते हैं, तो वो लेफ्ट साइड से होता है, राइट साइड में राइट साइड से निकलता है। ओके, और वैकेंट स्पेस कहाँ होगा ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये डिजिट आपकी यहाँ आई, ये 1 यहाँ पे गया, ओके, ये 1 आपका यहाँ गया, ये 1 आपका यहाँ, और लास्ट वाला कहाँ निकल गया, बाहर। ओके, जो वैकेंट स्पेस आया, आप देखिए किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसे किससे भर दिया जाएगा, 0 से भर दिया। ओके, तो दिस इज योर राइट शिफ्ट। ओके, सेम वैसे ही आप 2 बिट का राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। सपोज सेम वही डेटा है, ए राइट शिफ्ट 2 बिट्स। ओके, अब ए = क्या हुआ, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब 2 बिट की शिफ्टिंग करनी, मतलब जो फर्स्ट वाला है अब सेकेंड पे नहीं जाएगा, मतलब इधर से, ठीक है, यहाँ ना जाके ये यहाँ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे, ये वाला डेटा यहाँ, ये वाला डेटा इस प्लेस पे, ये इस प्लेस पे, और ये वाला डेटा यहाँ, और ये दोनों कहाँ निकल जाएंगे, आउटसाइड। ओके, तो ये चीज है। आप 2 बिट की भी शिफ्टिंग करा सकते थे, तो चलिए देखें, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, जीरो। ओके, अब ये 1 देखिए, ये 1 यहाँ आया और ये 1 यहाँ आया, और ये दोनों 1 कहाँ निकल गया, आउटसाइड, लेकिन 2 स्पेस वैकेंट हुआ है, दैट इज फिल्ड बाय 0 0। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आप इसे भी शॉर्टकट से कर सकते थे, कैसे, कि जब आपको पता है कि राइट शिफ्ट होना है तो 100% जब राइट शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग जब इधर से होगी तो डेटा उधर से निकलेगा और इधर वैकेंट स्पेस होगा। ओके, कितने की है, 1 की, इसका मतलब 1 स्पेस होगा। और जो डेटा आप यहां से लिखना शुरू कर रहे थे, अब इसी को एज इट इज लिखिए, और लेकिन यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए 0 0 0 0 1 1 1, और ये 1 कहाँ निकल गया, बाहर। सेम वैसे ही 2 बिट के राइट शिफ्ट में भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे, देखिए 0 0 0 0 1 1 1 1, अब 2 स्पेस वैकेंट हो गया। ओके, तो 2 स्पेस छोड़ दीजिए। ओके, अब जो डेटा आप यहां से लिखना शुरू करते हैं, अब यहां से लिखिए, तो 0 0 0 0 और 1 1, और ये दोनों कहाँ निकल गए होंगे, बाहर, और इन दोनों को किससे भर दिया मैंने, 0। तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ओके, चलिए अब अगला ऑपरेटर देखते हैं हम। फिफ्थ वन इज योर XOR ऑपरेटर। इस सिंबल को क्या कहा जाता है, कैरेट। ओके, कभी कभार एग्जाम में पूछता है या कहीं भी पूछा जाता है A = 2 XOR 3। ओके, हम समझते हैं कि ये पावर है और तुरंत आंसर लिख देते हैं 8। ओके, ये पावर नहीं है, इसे कहा जाता है XOR ऑपरेटर। ये XOR करेगा किसके किससे में, 2 और 3 में, मतलब 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और इन दोनों पे XOR ऑपरेशन करेगा। चलिए, तो कैसे करेंगे, XOR क्या कहता है, जैसे आपका एंड और आर होता है, उसका टेबल होता है ट्रुथ टेबल, सेम वैसे ही XOR ऑपरेटर का भी टेबल होता है। XOR ऑपरेटर की खासियत क्या होती है, क्या कहता है XOR ऑपरेटर, जब दोनों इनपुट सेम होंगे,
ओके, तब तो हम 0 देंगे, और जब दोनों अपोजिट होंगे तो हम 1 देंगे। समझिए क्या कह रहा हूं, 0 0, ये दोनों इनपुट सेम टू सेम है, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 है, तब ये 0 आएगा। अगर ये 1 है और ये भी 1 है, ओके, सेम है, तब 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब अगर एक 0 है एक 1 है, एक 1 है एक 0, उस केस में क्या देगा, 1 1 देगा। ओके, तो एक्सॉर ऑपरेटर की खासियत क्या होती है कि ये क्या कहता है कि जब दोनों आपके इनपुट सेम होते हैं तो हम आउटपुट क्या देते हैं, 0 देते हैं, और जब दोनों इनपुट आपके अपोजिट होते हैं तो हम आउटपुट क्या देते हैं, 1 देते हैं। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज पहला ही क्वेश्चन ले ले रहे हैं। ओके, अगर मैंने कहा a बराबर 2 XOR 3, इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले दो को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो बाइनरी होगा 1 2 4 8 16 32। ओके, चलिए दो का लिखना है तो इसका मतलब केवल यही 1 होगा, बाकी सारे मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, तो वही चीज है 0 0 1 0। मैं 4 बिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, आप 8 बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 की बात करते हैं, 3 का मतलब 2 + 1 3, और बाकी को क्या कर दूंगा मैं, 0, 0 0 1 1। ओके, अब इन्हीं दोनों का एक्सॉर निकाल दे रहा हूँ, 2 XOR 3। ओके, देखिए ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो 1 होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है, तो 0 सेम 0 सेम 0, ये है आंसर। ओके, और ये कितना होता है आपका, डेसिमल में भी 1 ही होता है। तो अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल भी वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, तो ये चीज है, आप एक्सॉर भी कर सकते हैं। ओके, जब भी ध्यान रखिएगा कि जब ये सिंबल दिखेगा आपको तो उसका मतलब एक्सॉर होता है। एक्सॉर करने के लिए सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, अगर सेम आउटपुट है, सॉरी सेम इनपुट है, तब तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट अपोजिट है, 1 है 0 है 0 है 1 है, तब आपका 1 आएगा। ओके, ये है आपका एक्सॉर। एंड बिटवाइज ऑपरेटर में लास्ट वन इज जो टिडल ऑपरेटर या वंस कंप्लीमेंट जिसे कहा जाता है, 6th वन इज योर वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर। देखिए है तो बहुत इजी, क्या कहता है वंस कंप्लीमेंट कि मैं 0 को कन्वर्ट कर दूंगा 1 में, 1 को कन्वर्ट कर दूंगा 0 में। लेकिन जब आउटपुट की बात करते हैं तो कभी भी वंस कंप्लीमेंट जब आप निकालते हैं, जैसे मैंने कहा a = 36 है। ओके, तो b = अगर मैं कहूं वंस कंप्लीमेंट a और मैं कहूं कि प्रिंट कराइए, प्रिंट f %d कामा b की वैल्यू कितनी आएगी, तो जो आंसर आएगा हो सकता है कि -35 दिखे आपको, जबकि इसका कंप्लीमेंट निकालने पे 220 दिखना चाहिए था। तो ऐसा होता क्यों नहीं है कि 220 क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि सबसे पहले वो इसका वंस कंप्लीमेंट निकालता है, मतलब 1 को 0 करता है, 0 को 1 करता है। देन वंस कंप्लीमेंट निकालने के बाद जो बाइनरी आपका डेटा आता है, ओके, उसको फिर से, ठीक है, फिर से उसका टूज कंप्लीमेंट निकालता है। ओके, तो टूज कंप्लीमेंट निकालने का मतलब आपका जो डेटा है, ओके, उस डेटा का फिर से वंस कंप्लीमेंट निकालता है और फिर उसमें +1 कर देता है। ओके, तो अगर मैं कहूं वंस कंप्लीमेंट का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऐसे समझिए, पहले मैंने क्या कहा कि पहले मैं इसको 1 को 0 करूंगा, 0 को 1 करूंगा, और फिर उसका फिर से एक बार वंस कंप्लीमेंट निकालूंगा, तो फिर से इसका मतलब 1 को 0 करूंगा, 0 को 1 करूंगा। इसका मतलब जो आपने डेटा लिया था वही डेटा आपको फिर से मिल गया। ओके, और निगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, बस इसको इस्तेमाल करेंगे कि माइनस के साथ होगा। ओके, -36 और उसी में क्या कर दिए +1, इसीलिए क्या आ जाता है आपका -35। ओके, तो ये है, चलिए मैं समझा दे रहा हूं और डिटेल में। सिंपल, मैंने क्या कहा कि वंस कंप्लीमेंट क्या कहता है कि मैं 0 का 1 करूंगा, 1 का 0 करूंगा। सपोज a मैंने क्या लिया 36। ओके, अब a इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। देखिए 36 है तो 32 + 4 36। ओके, तो ये चीज है, इन दोनों का मैंने इस्तेमाल किया, बाकी को मैं 0 कर दे रहा हूं, तो 1 1 0 0 0 0। ओके, तो 1
001100। अगर 8 बिट होता तो 2 जीरो आपको और इस्तेमाल करने पड़ते। अब इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालिए। अगर आप वंस कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 0 का 1 हो जाएगा 1 1 0, दैट इज 1 1 0 1 1। ओके, यही आपका आंसर होना चाहिए था। ओके, आपका यही आंसर होना चाहिए था। लेकिन अब इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो 1 2 ओके, यही चीज है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी डेसिमल में, चलिए कंप्यूट करिए। 128 प्लस 64, 128 प्लस 64, ओके, प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। ओके, यही टोटल इसकी वैल्यू आनी चाहिए। क्या कि 1 का 0 किया, सॉरी 0 का 1 किया है और 1 का 0 किया और इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लिया मैंने। ओके, जब कंप्यूट करेंगे तो इसे ऐड करिए, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आपको दिखना चाहिए। चलिए कर लेते हैं 8 4 290। इसका आंसर कितना आ रहा है 290। ओके, ये आपका 219 आ गया। अगर आप 219 को, आंसर आपको यही दिखना चाहिए था 219, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो हो सकता है आंसर कुछ और दिखे। वो क्यों? क्योंकि जब इसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है तो साफ साफ है कि जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट का डेटा होता है वो रिप्रेजेंटेड एज टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स अब वो क्या करता है कि इस वंस कॉम्प्लीमेंट का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है। तो अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो आपके पास बाइनरी डेटा है पहले उसका फिर से एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर +1 कर दीजिए। इसका मतलब जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार निकालेंगे तो आपको वही ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा जो ऊपर था, क्योंकि आपने इसी को रिवर्स किया और फिर आप इसको रिवर्स करेंगे तो वही डेटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब 0 0, ओके, 1 0 0 1 0 0। देखिए दोनों डेटा सेम है। अब क्या करें, इसी में +1 कर दीजिए और जो आंसर आ रहा है उसी को निगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। ओके, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो हुआ क्या, थर्ड वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको हम रिवर्स करेंगे, मीन्स 0 का 1 करेंगे, 1 का 0 करेंगे, जो आंसर आना चाहिए वही आंसर दिखना चाहिए। लेकिन आउटपुट पे कुछ और क्यों दिखता है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते तो ये आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में, रिप्रेजेंटेड एज टूज कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये एज इट इज नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका सबसे पहले हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फिर से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब +1 किया और वही आपको निगेटिव साइन के साथ दिखता है। तो शॉर्टकट में क्या कर सकता हूं कि यही नंबर जो है, ओके, -36 +1 कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा -35। ओके, तो ये चीज है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। अगर सिंपली अगर आपसे कोई पूछे वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो डिजिट को चेंज करता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। लेकिन अगर मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया आपका सारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब मैं बात कर रहा हूं अगले ऑपरेटर की, जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी हैं, क्योंकि लूप जहां इस्तेमाल होगा वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस्तेमाल होगा और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहता है कि जो मेरा सिंबल होता है वो डबल प्लस होता है। जहां आपको डबल प्लस दिख जाए इसका मतलब वो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये कहता क्या है, इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, मीन्स
जितनी वैल्यू दी जाएगी मैं उसमें +1 कर दूंगा। सेम वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल जो होता है डबल माइनस, और ये क्या कहता है, इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, द वैल्यू बाय 1। ओके, ये चीज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर a = 5 है और मैं लिखता हूं a++, तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये काम करने के बाद a की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ये क्या कर रहा है, मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर हूं, तो मैं क्या करूंगा, जितनी a की वैल्यू है उसे एक बढ़ा दूंगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 5। इसका मतलब एक मेमोरी लोकेशन है जिसके पास 5 स्टोर है। सपोज इसके पास जो एड्रेस है दैट इज योर 200। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं एक इंक्रीज करूंगा और इंक्रीज करने के बाद उसी वेरिएबल में जो नई वैल्यू आए उसको ले जाके स्टोर कर दूंगा। मतलब इस ऑपरेटर का फुल फॉर्म क्या हुआ, या दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, a = a+1। एक वैल्यू बढ़ाइएगा और बढ़ाने के बाद उसे a में रख भी दीजिएगा। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर की एक खासियत जान लीजिए। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए। ओके, राइट हैंड साइड में आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की जगह कुछ और रख दिया, कांस्टेंट कोई वैल्यू रख दिया है, जैसे अगर आप लिख दे 5 = 7, ओके, तो ये एरर है। क्यों एरर है, क्या कहेगा कि इधर क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, और इस एरर को कहा जाता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, आपका वेरिएबल होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या कहता है कि मैं इस वैल्यू को जितना आपने दिया है एक ही, उसे एक बढ़ाऊंगा और बढ़ाने के बाद ले जाकर उसी स्पेस पे फिर रख भी दूंगा। मीन्स ये 6 तो होगा ही, प्लस ये 6 जाके स्टोर कहाँ होगा, इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। मीन्स अब ए के अंदर 5 रहा ही नहीं। ओके, 5 गायब हो चुका है, उसकी जगह नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 आ चुकी है। ओके, तो ए की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो दैट इज योर 6। सेम जैसे आपका इंक्रीमेंट है वैसे ही आपका डिक्रीमेंट भी कहता है कि मैं डिक्रीज तो करूंगा ही, करने के साथ साथ जो नई वैल्यू आई उसी वेरिएबल में जाके स्टोर भी करूंगा। सपोज 4 है, अगर मैंने लिखा a-, तो ये क्या कहता है, a = a-1। ओके, ये चीज है। मीन्स एक वैल्यू घटाइएगा और घटाने के बाद उसी वेरिएबल में जाके स्टोर कर दीजिएगा। मीन्स जो 3 होगा वो 3 ही a में जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो ये चीज है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी बताया x = 5, ये तो सही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल है, लेकिन अगर कहीं दिख दिया जाएगा 5 = 7 तो ये गलत है, और कौन सा एरर आता है आपका, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, अगर आपको कहीं ऐसे दिख जाए 5++, ओके, क्या दिख गया, 5++, तो ये एरर हो। क्यों एरर है गया, क्योंकि अगर इसे कहा जाए तो ये क्या कर रहा है, 5+1 करिएगा और उसे ले जाके कहाँ रख दीजिएगा, 5 पे ही रख दीजिएगा। ओके, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करने के बाद किसी ना किसी वेरिएबल में जाना चाहिए और ये कांस्टेंट में ही है, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, और सेम वही एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे आप डायरेक्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के टाइप्स की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह से हो सकते हैं, या तो वेरिएबल के बाद लगे हों और या तो वेरिएबल के पहले लगे हों। ओके, तो दो तरह से हो सकता है। यूनरी ऑपरेटर है, पहली बात याद रखिएगा, दिस इज योर यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर आपको शायद याद हो, यूनरी ऑपरेटर क्या कहता था कि जब भी कोई आप वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के साथ केवल एक ऑपरेटर लगा हो और उस वेरिएबल को के आगे या पीछे दोनों जगह केवल एक ही ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज योर यूनरी ऑपरेटर। ओके, मतलब वो सारे सिंबल जिन्हें काम करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, तो ये भी आपका यूनरी है। सिर्फ एक ही वेरिएबल होंगे इस सिंबल के पास, या तो इस सिंबल के पहले होगा और या तो इस सिंबल के बाद में होगा। जैसे इस
सिंबल के बाद में आपका है तो दैट इज योर यूनरी ऑपरेटर, एंड इस सिंबल की बात करें तो ये उस वेरिएबल के बाद में है, लेकिन केवल एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये भी आपका यूनरी है। ओके, अब देखिए इसी नाम से इसके पोजीशन से ही इसका नाम है। ओके, अगर वेरिएबल के बाद लगा है आपका प्लस प्लस तो दैट इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा कहाँ है कि पोस्ट मीन्स बाद में लगा है। ओके, प्री इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका कहाँ लगा है, वेरिएबल के पहले लगा है। तो ये है आपका प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जैसा कि नाम है क्या कहता है कि मैं बाद में इंक्रीमेंट करूंगा। इसका मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी उस वेरिएबल को पहले वो इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करने के बाद फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा a बराबर 5 है और मैं लिख रहा हूं b बराबर a प्लस प्लस, तो कैसे काम करेगा ये क्या कह रहा है कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब सबसे पहले मैं इस वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल करने के बाद फिर इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे पहली वैल्यू इस्तेमाल किया 5, इसकी जगह 5 आया। ओके, और फिर 5 रखने के बाद यूज करने के बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा देगा, +1 कर देगा, कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जब वैल्यू उसने प्लेस कर दिया उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 5 नहीं रही, वो बढ़ के कितनी हो गई 6। ओके, क्योंकि ये बढ़ा के उसी वेरिएबल में रखता है तो 5 गायब हो गया होगा, 6 आपका हो चुका है। लेकिन b बराबर कितना हुआ 5 और a बराबर कितना हुआ 6 हुआ। तो दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहता है कि हम पुरानी वैल्यू को पहले इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को जाके इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर यही प्री इंक्रीमेंट हो तो थोड़ा सा अंतर है। प्री इंक्रीमेंट जैसा कि नाम है क्या कर रहा है कि हम पहले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद जो नई वैल्यू आ रही है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये है प्री इंक्रीमेंट। पहले लगा तो इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो 5 से बदल के कितना हो गया 6, और जो नई वैल्यू आ रही है उसी को यूज करेगा यहाँ पे 6। इसका मतलब बी में भी जो असाइन होगा दैट इज 6 और ए भी आपका क्या है 6 ही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। कहता है कि पहले मैं पुरानी वैल्यू इस्तेमाल करके फिर उसे अपडेट करूंगा या इंक्रीज करूंगा। प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले मैं इंक्रीज करूंगा और फिर नई वैल्यू को ही इस्तेमाल करूंगा। ओके, चलिए इस पर कई सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज a बराबर 5 दिया गया, b बराबर 6 दिया गया है और कुछ एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिखे 6a प्लस 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 b प्लस और कहे कि ये पूरा ऑपरेशन होने के बाद आपको बताना है कि प्रिंट कराने पे a b c की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं प्रिंटफ ना लिखे सीधा पूछ रहा हूँ, बताइए a b c की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, कॉन्सेप्ट वही है। क्या कर रहा है कि आपको देखिएगा प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट उसके हिसाब से इससे इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस है, ओके, मीन्स प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा 6 और वही नई वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेगा दैट इज योर 6। ओके, अब b प्लस प्लस है तो दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। तो क्या कहता है कि मैं पुरानी वैल्यू को पहले इस्तेमाल करूंगा, 6 यहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा और फिर इसे बढ़ा के कितना कर देगा 7। तो c की वैल्यू कितनी आई 6 प्लस 6 12। तो c बराबर में रहा 12। लेकिन a कितना है, अब 5 नहीं है, बदल के कितना हो गया 6। हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट में ध्यान रखिएगा कि पुरानी वैल्यू जब इस्तेमाल कीजिएगा उसे उसके बाद तुरंत नई वैल्यू को अपडेट कर दीजिएगा। ओके, वरना अगर भूल गए तो ये पुरानी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे तो ये 6 का 6 ही रहेगा। इसीलिए मैंने पहले इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उसे इंक्रीज कर दिया। ओके, इसलिए b कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो सिंपल एक क्वेश्चन था कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट काम कैसे करता है। ओके, अगर आपने ए बी दो वेरिएबल लिया है तो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। इस पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहा मैंने, सपोज यही क्वेश्चन है a बराबर 5 है b बराबर 6 है। ओके, अगर लिखा गया है a सपोज c इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस b प्लस प्लस और एक और एक्सप्रेशन लिखा गया है d बराबर a प्लस 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 b और आपसे अब चारों वेरिएबल की वैल्यू पूछिए a b c और d की वैल्यू कितनी है। तो जो तरीका है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत टफ नहीं है। चलिए करते हैं।
प्लस प्लस ए क्या कहता है कि मैं प्री इंक्रीमेंट हूं, तो सबसे पहले मैं इंक्रीज करूंगा 6 और इस वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे 6। ओके, ये क्या कहता है कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट हूं, तो पहले पुरानी वैल्यू इस्तेमाल कर लूंगा 6। ओके, और इस्तेमाल करने के बाद तुरंत इसे बढ़ा के कितना कर दूंगा 7। हाँ, बढ़ा के फिर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओके, ये इस्तेमाल हो चुका है और इस्तेमाल होने के बाद फिर अपडेट हो गया, कितना हो गया 7। तो सी बराबर कितना आ गया आपका 12। सी बराबर कितना हो गया 12। अब फिर इस लाइन को सॉल्व कीजिएगा। जब इस लाइन के पास आप पहुंचेंगे तो ए प्लस प्लस पे अब ये 5 इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अब समझिए एक ही वेरिएबल था ए बी। ओके, इसके अंदर पहली बार मैंने 5 स्टोर किया था, देन 6। जब ये लाइन चला होगा प्लस प्लस तो इसे अपडेट किया होगा, तो अब इस वेरिएबल के अंदर 5 है ही नहीं, अब कितना हो गया है 6 हो चुका है, और इस वेरिएबल के अंदर 7 हो चुका है। तो जब अगली लाइन के पास जाएगा तो इस ए की वैल्यू को ये एक्सेस करेगा, मतलब ए के पास जाएगा और देखेगा यहाँ पे कितनी वैल्यू, तो 5 तो है ही नहीं। ओके, कितनी हो गई है 6। तो अब जो भी काम करेगा उस नई वैल्यू पे काम करेगा। तो ए प्लस प्लस का मतलब दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ 6 रख दिया और रखने के बाद इसे बढ़ा के कितना कर दिया 7। ओके, काम करने का तरीका वही है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि अपडेटेड वैल्यू पे नेक्स्ट लाइन पे आपका काम होगा, न कि पुरानी वैल्यू पे, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वैल्यू अब मार्केट से मतलब इस वेरिएबल के में है ही नहीं, उसे अपडेट करके इसने कितना कर दिया है 6। अब जब 7 किया होगा तो ये भी ध्यान दीजिए उस लोकेशन पे अब 6 नहीं है, अब यहाँ पे 7 हो चुका होगा। ओके, तो ये एक ही मेमोरी है और उसी में आप बार बार अपडेट कर रहे हैं। ओके, ऐसे समझिए आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर केवल एक ही वैल्यू आप रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहली बार मैं 5 रख रहा हूं, अब मैंने कहा एक बढ़ा के उसी बॉक्स में रख दीजिए, तो अब कितना गया 6 जब गया होगा इस बॉक्स के अंदर, तो 5 एक समय पे केवल एक ही वैल्यू रह सकती है। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि जब मैं वैल्यू रखता हूं, ओके, अगर उसमें कोई पहले से वैल्यू है तो उस वैल्यू को मैं हटा देता हूं, तो ये हटाएगा और नई वैल्यू अपडेट कर देता है यहाँ पे से। वही चीज है, जब 7 यहाँ पे गया होगा तो 6 को यहाँ से रिमूव किया होगा और रिमूव करने के बाद ओके नई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे तो 6 रखा और उसे अपडेट करके कितना कर दिया 7। अब इसे ध्यान दीजिए, दिस इज योर प्लस प्लस बी। ओके, प्लस प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि मैं पहले इंक्रीज करूंगा फिर इस्तेमाल करूंगा, तो पहले इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 8। ओके, अब इस 8 को यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब डी बराबर कितना आएगा आपका 14। ओके, डी बराबर आपका कितना हो गया 14। तो वही चीज है, डी बराबर 14, सी बराबर आपका 12। हाँ, ये ध्यान रखिए, ए की फाइनल वैल्यू है आपकी 7 और बी की फाइनल वैल्यू है आपकी 8। ओके, तो ये है आपका एक और क्वेश्चन। ओके, अब इससे थोड़ा सा टफ एक और क्वेश्चन हो सकता है। सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब मैंने लिखा c इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 बी, और d इज इक्वल टू मैंने लिखा प्लस प्लस ए प्लस 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 बी प्लस प्लस और प्लस 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 सी। ओके, ये हो सकता है। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल कितने ब्लॉक्स बने होंगे। मेमोरी ब्लॉक्स की बात करें तो एक ए बना होगा 5, ओके, बी बराबर 6, ओके, सी होगा इसके अंदर कोई आपने वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने बताया था कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू आप स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, इंट वाली लाइन में आपकी सारी वैल्यू वेरिएबल तो आपको सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, मैं प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ। ओके, और एक डी नाम का ब्लॉक होगा जिसके अंदर अभी गार्बेज वैल्यू है। ओके, तो चलिए 5 6 ये स्टोर कर लिया। ओके, अब चलिए इस लाइन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखा गया है प्लस प्लस ए। ओके, प्लस प्लस ए का मतलब पहले इंक्रीज करिए फिर इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो पहले इंक्रीज किया 6, यहाँ पे 6, इसका मतलब ये भी वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई। 5 जो था अब वो यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ पे नई वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, प्लस प्लस बी ये भी क्या कर रहा है प्री हूँ, ठीक है, तो पहले इसका मतलब इंक्रीज करूंगा और नई वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, दैट इज योर 7। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी अपडेट हो गया, 6 हट के कितना हो गया 7। ओके, तो ये चीज है, इसे किया, दैट इज योर 13। सी के अंदर कितना हो गया 13 आ चुका है।
सी जो वेरिएबल लिया उसके अंदर गार्बेज वैल्यू जो था उसको रिप्लेस कर दिया किसने, 13 ने। ओके, 13 यहाँ पे आ चुका है। अब अगली लाइन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, डी इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी प्लस 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 सी। ओके, मतलब जो आपने सी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे जैसा होता है। ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि मैं पहले पुरानी वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, दैट इज योर 6, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद तुरंत इसे बढ़ाइएगा जरूर, अपडेट जरूर करिएगा, दैट इज योर 7। ओके, ये है मेरा बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस क्या कहता है कि मैं पहले पुरानी वैल्यू इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल करने के बाद इसे अपडेट कर दूंगा 8, मतलब ए के अंदर अब 6 ना होकर 7 हो चुका है और 7 ना होकर यहाँ पे कितना हो गया है, 8 हो गया। अब जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या लिखा गया है, प्लस प्लस सी। प्लस प्लस सी का मतलब सी की पहले वैल्यू को इंक्रीज करिए और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है, 13, इसे एक इंक्रीज करेगा कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ओके, ये सी की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 14 हो गई। ओके, वहां पे जो 13 थी, ठीक है, उसको अपडेट किया, 14 किया और 14 को ही यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। मीन्स सी ब्लॉक में जो वैल्यू आई थी 13 वो पहले इंक्रीज हुई और इंक्रीज्ड वैल्यू ही आपने यहाँ पे यूज किया। अब इसे प्लस कर लेगा। ओके, 24 30, कितना आंसर आ गया आपका, 30। ओके, लेकिन अब ध्यान दीजिए, ए बराबर कितना है, 7, फाइनल आंसर। बी बराबर 8, सी बराबर 13 नहीं है क्योंकि सी के अंदर 13 तो रहा ही नहीं, उसको अपडेट कर दिया गया, वो कितना हो चुका है, 14, एंड डी बराबर कितना आपका, 30। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ऐसे जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है सेम वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे भी। प्री और पोस्ट जैसे यहाँ इंक्रीमेंट में काम कर रहा है सेम वैसे ही डिक्रीमेंट में करेगा। जैसे अगर ए बराबर 5 है, बी बराबर अगर आपका 7 है, मैंने लिखा सी बराबर माइनस माइनस ए प्लस बी माइनस माइनस एंड डी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जरूरी नहीं प्लस ही हो, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, माइनस माइनस बी। चलिए सॉल्व करने का तरीका सेम वही है, दिस इज जो प्री डिक्रीमेंट। ओके, डिक्रीमेंट क्या कहता है, मैं वैल्यू को इंक्रीज नहीं करूंगा, 1 रिड्यूस करूंगा। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्री होगा तो पहले रिड्यूस करके इस्तेमाल करेगा, पोस्ट होगा तो पहले इस्तेमाल करके फिर रिड्यूस करेगा। ओके, तो ये है प्री, तो ये 4 किया और इस्तेमाल होगा प्लस। ओके, ये है 7 और ये डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो इसका मतलब सी बराबर आ गया आपका 11, सी बराबर हो गया 11। लेकिन जब यहाँ पहुंचे डी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, ए माइनस माइनस। ए माइनस माइनस का मतलब पहले वैल्यू को इस्तेमाल कर लीजिए, यूज किया और फिर डिक्रीज करके कितना कर दिया, 3 प्लस ये है माइनस माइनस बी मतलब प्री डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीज करिए 5 और देन इस्तेमाल कीजिए, इसका मतलब ये आ गया 9। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, सी इज इक्वल टू 11, ए बराबर 3 और बी बराबर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सिर्फ एक तरह का क्वेश्चन और है कि अगर इसे लॉजिकल ऑपरेटर में इस्तेमाल किया जाए और बिटवाइज ऑपरेटर में इस्तेमाल किया जाए, तो इसीलिए मैंने डिफरेंस बताया था लॉजिकल और बिटवाइज में, वही डिफरेंस यहाँ पे काम आएगा। कैसे, सपोज ए बराबर आपका 5 है, बी बराबर 6 है और सी बराबर 7। ओके, और यहाँ पे सेम वही डेटा मैं ले रहा हूं और यहाँ पे दोनों केस में आपको आउटपुट बताना है। चलिए क्या कर रहा हूं मैं, प्लस प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने लॉजिकल आर का इस्तेमाल किया है, प्लस प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्लस प्लस। ओके, सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, प्लस प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस प्लस और प्लस प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्लस प्लस। अब दोनों केस में आपको बताना है ए बी सी एंड डी चारों की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, हाँ एक बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं
जिस कंपाइलर की बात कर रहा हूं, जिसका मैंने इस्तेमाल किया, दैट इज योर टर्बो सी। ओके, टर्बो सी प्लस प्लस पे जो आउटपुट मैं बता रहा हूं यही आउटपुट आएगा। हो सकता है बाकी किसी कंपाइलर पे, ओके, जो नए आईडी बने हैं आपके जैसे डेव सी या कोड ब्लॉक्स, उस पे दोनों में हो सकता है आंसर दोनों का सेम आए, लेकिन जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज योर टर्बो सी प्लस प्लस। काम करने की पॉलिसी समझिए, याद होगा आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड की खासियत बताई थी। ओके, चलिए लॉजिकल और बिटवाइज दोनों एक तरफ लिख रहा हूं। बिटवाइज क्या कहता है कि मैं हर एक्सप्रेशन को चेक करूंगा, एक बार मैं फिर से पहले रिवाइज कर दे रहा हूं। सपोज ये बिटवाइज है और इधर मेरा लॉजिकल है। अब सपोज दो एक्सप्रेशन है exp1 एंड exp2, एक्सप्रेशन 2, और फिर है ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। सेम यहाँ पे लॉजिकल की बात कर रहे हैं। अगर यही एक्सप्रेशन है सेम टू सेम और लॉजिकल लगा है, लॉजिकल एंड तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लॉजिकल एंड में मैंने बताया था खासियत क्या, कि एंड की खासियत क्या, तो ये कभी गलत तो पूरा गलत, ये कभी गलत। अगर मैंने कहा पहला ही एक्सप्रेशन गलत है मतलब जीरो है, ओके, अगर पहला ही फॉल्स हो गया मीन्स जीरो हो गया, तो आगे चाहे 1 है चाहे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आना है आपका, 0 ही आना है। तो यही खासियत होती थी लॉजिकल एंड, जहां गलत हुआ उसके आगे वाला चेक नहीं करता, इसका मतलब इसे चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आर की खासियत देखिए, तो आर क्या कहता है, एक भी सही तो पूरा सही। तो अगर मैंने कहा पहला वाला ही सही है तो पूरा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन बिटवाइज की खासियत क्या होती है, ये क्या कहता है, अगर पहला गलत भी है तब भी हम इसे चेक करेंगे, पहला सही भी है तब भी हम इसे चेक करेंगे। मतलब बिटवाइज में हर एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं, लेकिन लॉजिकल में ये लिमिटेशन है। या लिमिटेशन क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमको पता चल गया कि पहला ही गलत है, ठीक है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं, अगर सब एंड सही कनेक्टेड है तो फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करें हम। तो टाइम को हम यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बिटवाइज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कहता है कि मैं बिटवाइज हूं तो इसका मतलब हर एक्सप्रेशन को मैं चेक करूंगा। ओके, और यही डिफरेंस यहाँ पे कि इस केस में इसी डिफरेंस की वजह से दोनों के आउटपुट में थोड़ा सा अंतर आएगा। ओके, अगर d की वैल्यू की बात करें तो जो d की वैल्यू है ये तो सेम आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों r हैं, तो अगर ये सही होगा, एक भी सही होगा तब भी यहाँ पे सही होना है, इसमें भी एक भी सही होगा तब भी ये सही होगा। ओके, लेकिन a b c की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्या कह रहा हूं, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब पहले मैं इंक्रीज करूंगा तो ये कितना हो गया 6। ओके, 6 यहाँ पे मैंने प्लेस किया। b प्लस प्लस क्या कहता है कि पहले मैं यूज करूंगा 6 और फिर इसे इंक्रीज करके कितना कर दूंगा 7। ओके, ये एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू है, ट्रू हो गया, इसका मतलब 1 हो गया। अब ये और है, अगर ये और है और पहला वाला ही सही है तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब यहीं पे आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा d बराबर 1, d बराबर तुरंत 1 होगा, इसे टच भी नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों इंक्रीमेंट होंगे ही नहीं। इसका मतलब फाइनल आंसर d बराबर 1। a की वैल्यू कितनी है, a मेरा 6 है, b कितना है, दैट इज योर 7, लेकिन c पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो एज इट इज रह गया क्योंकि ये एक्सप्रेशन मेरा चला ही नहीं। लेकिन जब यही बिट वाइज होता तो सारे एक्सप्रेशन चलेंगे, इसीलिए यहाँ पे c की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसे, देख लीजिए, ये तो सेम टू सेम वही है। ओके, तो ये 6 हुआ होगा, ये बढ़ के कितना हो गया होगा 7, ये पुराना वाला ही है। तो अगर पहले की बात करें, ओके, तो ये 1 हो चुका है। वास्तव में क्या होना चाहिए, अगर पहला 1 हो गया और r है, ठीक है, तो दूसरे को चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन बिटवाइज क्या कहता है, मैं दूसरे एक्सप्रेशन को भी चेक करूंगा। ओके, तो चलिए, जब इसे चेक करेगा तो इसका मतलब ये वाला चलेगा आपका प्लस प्लस बी। प्लस प्लस बी क्या कहता है, मैं पहले इंक्रीज करूंगा 8 और उसे इस्तेमाल करूंगा। यहां देखिए, ये है C++,
सी प्लस प्लस का मतलब पहले इस्तेमाल कर लीजिए और इस्तेमाल करने के बाद फिर बढ़ाइए, कितना आ गया 8 इज ग्रेटर देन 7, ये भी सही है। देखिए तो 1 1 1 ही आना है, आंसर तो 1 ही आना है। लेकिन अब ए बी सी डी की वैल्यू बदल गई। ओके, यहाँ देखिए 6 है, बी 8 है और सी भी 8 हो गया। तो बी यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 8 है, सी वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। ओके, जैसे लॉजिकल है और है, बिटवाइज और है, वैसे ही एंड पे भी ये काम करेगा कि अगर पहला ही गलत हो गया तो दूसरे को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू अपडेट नहीं होती। लेकिन बिटवाइज में सारा एक्सप्रेशन चलता है, मतलब अगर कोई कहे कि क्या ये गलत है तो और बिटवाइज लगाए तो क्या ये चेक करेगा, तो हाँ ये ध्यान रखिएगा गलत होने के बाद भी दूसरा चेक करेगा। ओके, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सॉल्व करा दिया आपको। वो मुझे सब ऐसा है कि हाँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा। चलिए प्रैक्टिस करिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।